आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर। ओके। तो कल हम लोग पढ़े, पिछला क्लास हम लोग पढ़े थे प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। तो आज हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो इसमें लास्ट क्लास जो पढ़े थे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा? ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इसके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सी वेक्टर। और अगर इस तरह से हो तब क्या होगा? ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इसके साथ बी वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और ए वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। चार वेक्टर का प्रोडक्ट हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। ये फर्स्ट टाइप का है जो कि पॉसिबल है। फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। ठीक है। इसके अलावा जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा वैलिड नहीं होगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का मन हो जाए कि ए डॉट बी क्रॉस सी डॉट डी, ये वैलिड नहीं है, है ना? ये स्केलर क्वांटिटी है और ये भी स्केलर क्वांटिटी है। दो स्केलर क्वांटिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो नहीं सकता, तो ये नॉट वैलिड। जो वैलिड कॉम्बिनेशन है वो क्या है? यही दो है। तो फर्स्ट को लेते हैं पहले, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। इसका वैल्यू क्या होगा ये चीज देखना है हमको। तो इसके लिए इसको x मान लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स का प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स में क्या था? दिस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते थे? बी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है। या फिर सी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन क्या है? इक्वल है। एक सिक्लिक कॉम्बिनेशन हम लोग कर सकते हैं, है ना? इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए और इसको सी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए या सी डॉट ए क्रॉस बी। तो यहाँ भी हम लोग इसको अगर सिक्लिक कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो एक को x लिखिए, फिर c लिखिए और फिर d लिखिए। तो x डॉट सी क्रॉस d किसके बराबर हो सकता है? d डॉट x क्रॉस c, है ना? x डॉट सी क्रॉस d ये किसके बराबर हो सकता है? d को पहले ले लेते हैं, d डॉट x क्रॉस c।
x क्रॉस c के बराबर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको, d डॉट x क्रॉस c। ठीक है। अब x का जो वैल्यू है उसको वापस पुट कर दीजिए। x बराबर यहाँ पे क्या कंसिडर किया हुआ है, a क्रॉस b। तो इसको हम वापस पुट कर देते हैं। a का वैल्यू क्या है, a क्रॉस b एंड क्रॉस c। अब प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, a डॉट c के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में b को, फिर माइनस b डॉट c स्केलर मल्टीप्लिकेशन में a को। अब इसके बाद क्या करते हैं, सपोज इस तरह का यहाँ पे सिचुएशन आ रहा है कि a डॉट अल्फा b। ठीक है, ये कंडीशन आ गया। तो इसमें क्या है, अल्फा हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं और a और b के बीच डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले तो दो भाग में इसको बांट दीजिए, d डॉट a डॉट c b और उसके बाद d डॉट b डॉट c a। तो इस प्रॉपर्टी को अगर यूज करते हैं तो ये स्केलर क्वांटिटी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो a डॉट c बाहर आ गया और डॉट प्रोडक्ट किसके बीच, d और b के बीच। यहाँ भी b डॉट c बाहर आ जाएगा और डॉट प्रोडक्ट होगा d और a के बीच। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया। तो इन प्रैक्टिस अगर कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए तब तो हम कोई जरूरी नहीं कि इस फार्मूला का यूज करें, है ना। ये कब काम आएगा कि मतलब कि ऑप्शन में कहे कि a क्रॉस b डॉट c क्रॉस d इक्वल टू व्हाट, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दे। ठीक है, तब के सिचुएशन की बात है। अगर 4 वेक्टर दे दिया और ये कैलकुलेट करने के लिए बोला गया तो कोई जरूरी नहीं हम लोग इस फार्मूला का यूज करें। पहले a क्रॉस b निकालें, फिर c क्रॉस d निकालें, फिर डॉट प्रोडक्ट निकालें, है ना। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन के सिचुएशन में हमको ये रिजल्ट याद रहना चाहिए। ठीक है, और अगर याद नहीं है तो कैलकुलेट करने एटलीस्ट आना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये भी चीज देखा जा सकता है कि इसको x माने, अगर इसको x मान लिया जाता तब क्या होता, है ना। तो एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए कि a क्रॉस b डॉट c क्रॉस d, अगर इस एक्सप्रेशन को x माना जाता तब क्या होता, है ना। तो अभी भी हम लोग सेम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेम चीज है, x डॉट a क्रॉस b इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है ना। अब इसके बाद इसको एक साइकिल में लेके आ जाइए, ये x है हमारा, ये a है और ये b है। तो इसको b डॉट x क्रॉस a या फिर a डॉट b क्रॉस x हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a डॉट b क्रॉस x, b क्रॉस x हम लोग लिख सकते हैं। अब x का वैल्यू पुट कर दीजिए, c क्रॉस d
अब यहाँ पर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो b डॉट डी सी वेक्टर माइनस b डॉट सी डी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर b डॉट डी स्केलर क्वांटिटी है, बाहर आ जाएगा, a डॉट सी आ जाएगा, फिर माइनस b डॉट सी स्केलर क्वांटिटी है, बाहर आ जाएगा, a डॉट डी आ जाएगा। तो सेम एक्सप्रेशन हमारा आ गया है ना, इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम एक्सप्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर, a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा? तो सेम प्रोसेस, इसको x मान लीजिए, अब क्या होगा, इस वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो x डॉट डी, इसके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन c का, माइनस x डॉट सी स्केलर मल्टीप्लिकेशन d का। ठीक है, x डॉट डी को हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी x को क्या लिखेंगे, a क्रॉस b, और उसके बाद d वेक्टर, और यहाँ पर c वेक्टर है, माइनस ये क्या होगा, a क्रॉस b डॉट c वेक्टर, और ये है d वेक्टर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डी ए बी, है ना। अगर इस नोटेशन का यूज किया जाए तो पहले d को लिखना होगा और उसके बाद इसको, फिर इसके साथ c वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, c ए बी, और इसके साथ d वेक्टर। तो ये एक फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर x हम c क्रॉस d को मान लेते हैं तो एक्सप्रेशन में चेंज आता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमको दोनों एक्सप्रेशन को लिखना पड़ेगा। इसको 1 मान लीजिए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको x मानिए या फिर y मान लीजिए, कुछ भी मानिए, है ना। सपोज इसको हम y वेक्टर मान लिए। अब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर से क्या हो जाएगा, ये a डॉट y, ठीक है, इसके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन b का, फिर माइनस b डॉट y स्केलर मल्टीप्लिकेशन a का। अब y को हम लोग क्या लिखेंगे, c क्रॉस d, तो a डॉट c क्रॉस d b माइनस b डॉट c क्रॉस d, y का वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, अब इसको हम अगर स्क्वायर ब्रैकेट के नोटेशन में लिखें तो ए सी डी बी माइनस बी सी डी ई। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया। तो चेंज है एक्सप्रेशन में, स्लाइटली चेंज है, लेकिन दोनों ही वैल्यू सेम है ना। इससे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक साथ सबको लिख लेते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ये कितना आ गया,
डी ए बी सी माइनस सी ए बी डी, और ये किसके बराबर हो गया इक्वेशन 2 से, ए सी डी बी माइनस बी सी डी ए। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ये सबको हम एक साइड अगर ले जाएं तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि अगर एक साथ हम इन दोनों को लिखना चाहें, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो डी, इसको इधर ले आइए, पहले ए को लिखते हैं बी सी डी ए माइनस ए सी डी बी, ठीक है, फिर प्लस डी ए बी सी माइनस, इसको अब लिख रहे हैं सी ए बी डी, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो कभी कभी इस एक्सप्रेशन के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है, ऑप्शन में ये एक्सप्रेशन रह सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स। ये क्या है? तो इसमें 6 वेक्टर हमारे रहेंगे, ठीक है। द सेट्स, पहला जो सेट होगा वो उसमें 3 वेक्टर, फिर दूसरे सेट में 3 वेक्टर, पहले में ए बी सी, दूसरे में ए डैश बी डैश सी डैश, और इनको मिला के हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल सेट्स आर कॉल्ड रेसिप्रोकल सेट्स। कभी कभी हम लोग इसको रेसिप्रोकल सिस्टम भी कहते हैं। तो कब कहेंगे, उसके लिए कंडीशन है कि ए जब ए डैश के साथ डॉट प्रोडक्ट बनाए तो ये 1 प्रोड्यूस करे, और बाकी के साथ मतलब बी डैश के साथ 0 प्रोड्यूस करे, और सी डैश के साथ भी 0 प्रोड्यूस करे, ठीक है। सेम दूसरे वेक्टर्स के साथ भी बी जो है बी डैश के साथ 1 प्रोड्यूस करे, सी डैश के साथ 1 प्रोड्यूस करे, और बी को जब ए डैश के साथ डॉट प्रोडक्ट करा जाए तो 0 आए, सी डैश के साथ डॉट प्रोडक्ट करा जाए तो 0 आए। इसी तरह से सी को ए डैश के साथ डॉट प्रोडक्ट करा जाए तो 0 आ जाए, और बी डैश के साथ डॉट प्रोडक्ट करा जाए तो 0 आए, ठीक है। तब ये हमारे क्या कहलाएंगे, रेसिप्रोकल सेट ऑफ रेसिप्रोकल सिस्टम कहलाएंगे, ठीक है। सिंपल एग्जांपल इसका है कि ए के बदले आई ले लीजिए, है ना, बी के बदले जे ले लीजिए, सी के बदले के ले लीजिए, और ए डैश के बदले भी आई लीजिए, बी डैश के बदले भी जे लीजिए, और सी डैश के बदले भी के ले लीजिए, है ना। तो ये क्या है, रेसिप्रोकल से सिस्टम प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सारे क्या हैं, 1 प्रोड्यूस करते हैं, और आई जब जे और के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है तो 0 आता है। इसी तरह जे जब आई और के साथ
डॉट प्रोडक्ट होगा जे का तो 0 आएगा। ठीक है, अब इससे ये हमारा वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट है। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा को हम फिनिश यहाँ पर मानते हैं। इसके बाद हम वेक्टर कैलकुलस शुरू करते हैं, जो कि हमारे सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेक्टर कैलकुलस। इसमें सबसे पहले है वेक्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या है हमारा, कि अगर सपोज कोई फंक्शन f है और ये लिमिट एग्जिस्ट करता है एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तब हम लोग क्या कहते हैं, f इज डिफरेंशिएबल एंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन इज दिस लिमिट। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर होगा, बस ये स्केलर फंक्शन है, हमारे पास अब क्या आएगा, वेक्टर फंक्शन आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि अगर इफ द लिमिट आर, अब क्या आ गया यहाँ पर, वेक्टर फंक्शन आ गया u प्लस डेल यू माइनस आर यू डिवाइडेड बाई डेल यू, ये लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर गया। सपोज लिमिट डेल यू टेंडिंग टू 0, ये एग्जिस्ट कर गया, तब हम लोग क्या कहेंगे, देन द वेक्टर फंक्शन r is said to be differentiable ठीक है, एंड वी राइट मतलब वैल्यू ऑफ द डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तब यही लिमिट हमारा हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये एनालिटिक मेथड का हम लोग कोई यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर जो भी फार्मूला है उसको डायरेक्ट याद करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस दिख रहा है ना, आर यू प्लस डेल यू, आर यू प्लस डेल यू माइनस आर यू, अगर हम ग्राफिकली देखें वेक्टर के फॉर्म में तो किस तरह से ये है, सपोज ये वेक्टर है हमारा आर यू, और ये वेक्टर u के चेंज हो जाने के कारण क्या बन गया, u प्लस डेल्टा यू बन गया। ठीक है, तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा, वेक्टर एडिशन से या वेक्टर सब्ट्रैक्शन से, ये सपोज o है, ये a है, ये b है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, और ओ बी का वैल्यू क्या है, आर यू प्लस डेल्टा यू माइनस आर यू। ठीक है, और यही ए बी वेक्टर हमारा क्या है, ये डिफरेंस वेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्पेस कर्व। सपोज एक वेक्टर है आर यू, जिसके 3 कंपोनेंट हैं एक्स यू आई प्लस वाई यू जे प्लस जेड यू के। ठीक है, एक्स यू फंक्शन क्या बताता है, एक्स कंपोनेंट को बताता है हमारा। ठीक है, ये आर यू क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है।
ये किस समय का पोजीशन बताता है? इट टेल्स द पोजीशन इन स्पेस एट यू, है ना। u के वैल्यू के हिसाब से ये स्पेस में पोजीशन बताता है। तो पहला जो कंपोनेंट है वो x कोऑर्डिनेट को बताता है, दूसरा कंपोनेंट y कोऑर्डिनेट को बताता है और तीसरा कंपोनेंट z कोऑर्डिनेट को बताता है। u के चेंज होने पर r भी हमारा चेंज होता जाता है ना। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो सपोज किसी u के वैल्यू पर ये पोजीशन बताया, किसी u के वैल्यू पर ये पोजीशन बताया, है ना। तो इस तरह से u चेंज होने पर ये पोजीशन बदलता जाता है। तो पोजीशन बदलने के साथ ये क्या बनाता है? एक कर्व बनाता है ना। कर्व को डिनोट करता है। कहने का मतलब वेक्टर का जो टिप है ना, वेक्टर का जो हेड है वो क्या किस किस पे मूव करता है? किसी कर्व पे मूव करता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? एज u changes द टर्मिनल पॉइंट या फिर हेड, ठीक है। इसी को हम लोग हेड भी कहते हैं, वेक्टर का टिप भी कहते हैं कई बार, ऑफ आर डिस्क्राइब्स अ स्पेस कर्व। ठीक है। सपोज इसको अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हम इसको दिखा भी सकते हैं, 1 मिनट। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? Yes, sir. तो यहाँ पे ये एनिमेशन देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब कि वेक्टर कर्व पे मूव कर रहा है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है? x का वैल्यू cos t है, y का वैल्यू sin t है, z का वैल्यू 0.1t है। तो t का वैल्यू चेंज होने पर x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और z कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। और इसके हिसाब से क्या बन रहा है? एक कर्व बन रहा है। यहाँ पर क्या है बना है? एक सर्कुलर हेलिक्स का कर्व बना है, ठीक है ना। तो t का वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसके हिसाब से वेक्टर का टिप भी हमारा चेंज हो रहा है, उसका वेक्टर के टिप का पोजीशन भी चेंज हो रहा है और ये एक कर्व को बना रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग डिफरेंस वेक्टर को देखें, ठीक है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जो डिफरेंस वेक्टर आ रहा है उसको अगर देखें, सपोज ये हमारा कर्व है ना। u पोजीशन पर ये आर यू है और u प्लस डेल यू पे सपोज ये पॉइंट आ रहा है, ये आर यू प्लस डेल यू, डेल्टा यू, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस वेक्टर है वो ये होगा। सपोज थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस वेक्टर हमारा आ रहा है ये वेक्टर, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? डेल्टा आर से डिनोट कर देते हैं। ये बेसिकली क्या है? आर यू प्लस डेल यू माइनस
आर क्यू। अब इसका जो डायरेक्शन है, फिगर से तो क्लियर है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है ना। डेल्टा आर का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, ये तो हमको दिखाई दे रहा है। अब एक चीज है कि अगर एक वेक्टर कुछ है ना, इसका कोई डायरेक्शन है, ये ए वेक्टर है, अगर इस पे हम अल्फा से स्केलर मल्टीप्लाई कर दें तो अल्फा के ग्रेटर देन 1, स्मॉलर देन 1 या फिर नेगेटिव या फिर 0 के अकॉर्डिंग एक वेक्टर बनेगा। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन ए के डायरेक्शन की ओर ही होगा। ठीक है, अल्फा का वैल्यू अगर ग्रेटर देन होगा तो ए से बड़ा वेक्टर बनेगा लेकिन ए के डायरेक्शन में ही। अल्फा का वैल्यू अगर लेस देन 1 होगा तो ए से छोटा वेक्टर बनेगा लेकिन ये भी ए के डायरेक्शन में ही होगा। और अगर अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है ना, अल्फा का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तब ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए कि डेलार का डायरेक्शन ये है हमारा, ये डेलार का डायरेक्शन है। ठीक है, ये डायरेक्शन किसका है, डेलार का डायरेक्शन है। तो हम क्या कहते हैं कि अगर डेलार से स्केलर मल्टीप्लाई किया जाए 1/Δu से, ठीक है, ये हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो जो वेक्टर मिलेगा हमको उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, डेलार के डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे, ये क्या है हमारा आर यू प्लस डेल यू माइनस आर यू। न्यूमरेटर को हम यहां से चेंज कर दिए, डिवाइडेड बाय डेल्टा यू। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर कहें या ये वेक्टर कहें, इसका डायरेक्शन क्या है हमारा, डेल्टा आर के डायरेक्शन के साइड ही है ना। डेल्टा आर के डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, क्या लिखते हैं, this is a vector in the direction of डेल्टा आर इफ, ठीक है, ये अगर पॉजिटिव है तब तो डेल्टा आर के डायरेक्शन में, और नेगेटिव है तो जस्ट उसका ऑपोजिट। इफ डेल्टा यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and in the opposite direction, if delta u is less than 0। ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्लियर हो गया। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम सेम फिगर हम बना रहे हैं। सेम फिगर बनाते हैं। अब देखिए, अब ये डेल्टा आर को क्या करते हैं, छोटा करते जाते हैं। कहने का मतलब ये वेक्टर जो है डेल्टा यू का वैल्यू 0 पे टेंड करते हैं। तो यू पे यहाँ पर है ना, यू का पोजीशन ये है और u प्लस डेल्टा यू का पोजीशन ये है। मतलब कि u प्लस डेल्टा यू पे ये पोजीशन आता है, u पे ये पोजीशन आता है। तो डेल्टा यू का वैल्यू कम करेंगे हम लोग तो ये वेक्टर हमारा नजदीक आएगा, इस तरह से नजदीक आएगा। तो ये जो हमारा यहाँ पर कॉर्ड बन रहा है,
इसको हम लोग कॉर्ड अगर कहते हैं तो ये कॉर्ड इसी तरह से बनता जाएगा, और ये लास्टली जब ये नजदीक आता जाएगा तो किस तरह से आएगा, यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा उसके डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर इसको बड़ा करके अगर हम देखें, पहले तो जो कॉर्ड है वो इस तरह से है, इस पोजीशन पे हमारा u प्लस डेल यू है, डेल्टा यू है। जब डेल्टा यू को हम कम करते जाएंगे वेक्टर इस तरह से आएगा और हमारा कॉर्ड इस तरह से बनेगा। फिर ये और नजदीक आएगा तो कॉर्ड हमारा इस तरह से नजदीक आता जाएगा, है ना। और लास्टली क्या होगा, ये इस पॉइंट पे यू पे जो टेंजेंट बन रहा है उस पे कॉन्साइड हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा आर जो वेक्टर है किस पे कॉन्साइड हो जाएगा, टेंजेंट यू पे जो टेंजेंट बनेगा उस पे कॉन्साइड हो जाएगा। तो इसी बात को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा यू टेंडिंग टू 0 डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा यू। इसको डिफरेंशियल नोटेशन में कैसे लिखेंगे, डी आर बाई डी यू। दिस इज ए वेक्टर in the direction of the tangent to the space curve। ठीक है, तो डी आर अगर हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तो डी आर बाई डी यू बेसिकली क्या है फिर, डी एक्स बाई डी यू प्लस डी वाई बाई डी यू प्लस डी जेड बाई डी यू। अब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू यू। ठीक है, u कोई स्केलर क्वांटिटी है जिसके रेस्पेक्ट में हम स्पेस में पोजीशन को देखें। अब अगर पोजीशन को देखा जाए, पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तब हम क्या कहेंगे, ये जो डिफरेंशिएशन हमारा हो रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा वेलोसिटी के बराबर, है ना। पोजीशन वेक्टर अगर टाइम के रेस्पेक्ट में हम देखें तो इसको इस तरह से लिखते हैं, t यहाँ पर टाइम है। ये हो गया पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t। तब dr बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, तब dr बाई डी टी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा क्या है, वेलोसिटी है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी प्लस dz बाई डी टी। ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। फिर इसको अगर फिर से डिफरेंशिएट कर दिया जाए तब हमारा एक्सीलरेशन निकल के आएगा। ठीक है, एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन का ही हम लोग रेट निकाल रहे हैं यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, d2r बाई डी टी स्क्वायर। वेलोसिटी को हम लोग क्या कर दिए, फिर से डिफरेंशिएट कर दिए t के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बना लेते हैं।
क्वेश्चन है कि सपोज अ पार्टिकल का नाम दे दिए P मूव्स अलोंग अ कर्व whose parametric equations is as follows। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है 40t² प्लस 8t, y बराबर 2 cos 3t, z बराबर 2 sin 3t। ठीक है, जैसे हम लोग एनिमेशन में देखे थे x बराबर क्या था cos t, y बराबर sin t और z बराबर 0.1t। तो इसी तरह से यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, z का वैल्यू दिया हुआ है, किसके टर्म में, टाइम के टर्म में दिया हुआ है। t हमारा क्या है, टाइम है। ठीक है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर बनाएगा xi प्लस yj प्लस zk, इस पोजीशन वेक्टर को अगर हम डिफरेंशिएट कर दे t के रेस्पेक्ट में, तब हमारा क्या निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगा। तो वेलोसिटी के लिए जरूरी है कि जो स्पेस कर्व है उसका इक्वेशन टाइम के फॉर्म में दिया हुआ रहे। ठीक है, ये हुआ हमारा पोजीशन वेक्टर। तो क्या क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। अच्छा, क्वेश्चन पूरा लिखे नहीं यहाँ पर। फाइंड, पहला लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t। तब क्या करेंगे, सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे dr/dt, यही हमारा वेलोसिटी है। तो कितना आ जाएगा 80t, है ना, इसका डिफरेंशिएशन प्लस 8, और यहाँ पर cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -3 बाहर आ जाएगा, तो 6 sin 3t j, और साइन का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होगा, cos होगा। 3 जो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, 6 cos 3t, इतना आ जाएगा वैल्यू। ये वैल्यू किसका है, वेलोसिटी का है। अब जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 80i माइनस साइन का डिफरेंशिएशन 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 18 cos 3t j माइनस 18 sin 3t। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में अगर पूछ दिया जाए कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 0, है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या था, तो v बराबर क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, यहाँ पर t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो 8i, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 8i प्लस 6k, ये चीज आ जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मॉड ऑफ b अगर हम लोग निकालेंगे, तो 8² प्लस 6², ये कितना आ जाएगा 64 प्लस 36, ये हो जाएगा 100, तो 10 हो गया।
है ना। वेलोसिटी कितना हुआ 10। अब यूनिट जो भी हो, मीटर पर सेकेंड हो, किलोमीटर पर आवर हो, ठीक है। अब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा इसी तरह से, ये निकला है t इक्वल टू 0 पे, t का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में, तो 80i cos 0 1, तो माइनस 18j साइन 0 0 हो जाएगा। अब इसका मॉडुलस वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या आएगा, 80 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी था, नेक्स्ट क्लास हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी जैसे स्केलर फंक्शन का जो डेफिनेशन है, अगर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, तब हम लोग क्या कहेंगे, जिस फंक्शन को कंटिन्यूअस कहेंगे। फिर इसी तरह से डिफरेंशिएबिलिटी तो हम लोग देख ही लिए, कंटिन्यूटी ये हो गया। अब हम लोग कुछ इसको प्रोपोजिशंस कह रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, कि डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। डी बाई डी यू ए प्लस बी अगर रहेगा तो क्या लिखेंगे, डी ए बाई डी यू प्लस डी बी बाई डी। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है ना। हालांकि सारे को हम डिफरेंशिएबिलिटी का जो कंडीशन है उससे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन को लगा के बेसिकली प्रूफ करना है, लेकिन प्रूफ पे हम लोग अभी नहीं जाते हैं, बस फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। इस कंडीशन से हम लोग सारे फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं, और ये फॉर्मूला काफी सिंपल भी है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब a डॉट बी है, तो जिस तरह से हम लोग स्केलर फंक्शन को यूवी मेथड से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ भी वही करेंगे, लेकिन बस क्या होगा, डॉट का ध्यान रखना है, डॉट छूटना नहीं चाहिए। तो a को छोड़ देना है डॉट प्रोडक्ट b के साथ, b के डिफरेंशिएशन के साथ, फिर a का डिफरेंशिएशन और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किसका, b का। तो ध्यान बस ये रखना है कि डॉट ना छूटे। थर्ड, सेम चीज क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, a को छोड़ेंगे, क्रॉस के साथ b का डिफरेंशिएशन प्लस a का डिफरेंशिएशन और क्रॉस के साथ b का, ठीक है, b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसमें है कि इसको इंटरचेंज नहीं करना है ना, कि गलती से ऐसा ना लिखा जाए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो ये नहीं लिखना है, ये चीज ध्यान रहे, ठीक है। और इधर भी हम लोग को इंटरचेंज नहीं करना है, कि dv बाई डी यू पहले लिख दिए क्रॉस a, यहाँ पर अलाउड है, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में लिखिए, ऑर्डर इंटरचेंजिंग ऑफ ऑर्डर इज अलाउड। लेकिन क्रॉस के साथ अलाउड नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिस तरह से लिखा जा रहा है वैसे ही लिखना है। हाँ, अगर कोई ऐसा लिखना चाहे कि डी ए बाई डी यू क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डी बी बाई डी यू,
ये परफेक्टली फाइन है क्योंकि एडिशन हमारा कम्यूटेटिव होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के साथ हमें ऑर्डर में चेंजिंग नहीं करना है। इसके बाद अगर कोई स्केलर फंक्शन है, इसको वेक्टर फंक्शन के साथ स्केलरली मल्टीप्लाई किया गया हो, तब इसका डिफरेंशिएशन। इसमें भी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, फाई को छोड़ देंगे, यू का डिफरेंशिएशन प्लस फाई का डिफरेंशिएशन और ए को हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि ये क्या हुआ है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है यहाँ, ना डॉट ना क्रॉस, यहाँ पर भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ना डॉट ना क्रॉस। ठीक है, तो बस ये छोटी छोटी बातें बस ध्यान रखनी है, अदरवाइज फॉर्मूला स्ट्रेंज हमारा है नहीं। नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्मूला, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। अब ये निकालना काफी आसान है, जब हम दो वेक्टर का हम लोग पढ़ लिए तो इसको कैलकुलेट करना आसान है ना। ए वेक्टर को छोड़ देंगे, डॉट डी बाई डी यू बी क्रॉस सी प्लस ए वेक्टर का डिफरेंशिएशन डॉट बी क्रॉस सी को छोड़ देना है। अब यहाँ पर दो क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, तो बी को छोड़ के सी का डिफरेंशिएशन प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्रॉस सी को छोड़ देना है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस डी सी बाई डी यू प्लस ए डॉट डी बी बाई डी यू क्रॉस सी, और इसको ऐसे। अब स्क्वायर ब्रैकेट के नोटेशन में अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे इसको, ए बी डी सी बाई डी यू प्लस ए डी बी बाई डी यू सी प्लस डी ए बाई डी यू बी सी। ठीक है, अगर इस नोटेशन का यूज किया जाए तो इस तरह से, तो याद रखना काफी आसान है अगर इस नोटेशन को यूज किया जाए तो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिक्स्थ में, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। ये भी इसी मेथड से, इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस डी सी बाई डी यू प्लस ए क्रॉस डी बी बाई डी यू क्रॉस सी प्लस डी ए बाई डी यू क्रॉस बी क्रॉस सी। अब छोटा सा हम लोग एक वेरिफिकेशन देख लेते हैं। या फिर इसको होमवर्क में दे देते हैं, कोई बहुत बड़ा ये टफ काम है नहीं, है ना। ए हमारा आ गया 5u स्क्वायर आई प्लस 4j माइनस यू क्यूब के। बी वेक्टर है साइन यू माइनस कॉस जे। तो इसको क्या करना है,
वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड के मेथड से बनाना है, पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना है, फिर डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, या फिर ए डॉट बी का डिफरेंशिएशन करके ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर ए का डिफरेंशिएशन करके बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, क्या दोनों वैल्यू सेम आता है कि नहीं, बस ये चेक कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन भी सेम है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका बस एक क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि अलग से थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो सपोज फाई एक स्केलर फंक्शन है जिसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर जेड। ए वेक्टर है एक्स आई प्लस जे प्लस एक्स वाई के। तो यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, सपोज डेल बाय डेल जेड कैलकुलेट करना है। किसका, फाई ए वेक्टर का, ये कैलकुलेट कीजिए। तो क्या होगा, डेल एक्स बाई डेल जेड आई प्लस, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब वन का डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में, प्लस डेल बाई डेल जेड एक्स वाई। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन जेड के साथ करेंगे 0, वन तो कांस्टेंट है 0 आएगा। और यहाँ पर देखिए जेड हमारा एक, जेड का टर्म है ही नहीं, तो जेड के साथ जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब जेड का टर्म छोड़ के बाकी सारा वेरिएबल हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पहले फाई ए निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड विथ एक्स आई प्लस जे प्लस एक्स वाई के। तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड आई, है ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए इसके साथ, फिर प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड जे, वन के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, फिर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब डेल बाई जेड डेल जेड निकालिए इसका। तो ये क्या वैल्यू आ गया, जेड के साथ हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कांस्टेंट होगा, ये बाहर आ गया, और जेड का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, यहाँ भी एक्स वाई स्क्वायर हमारा बाहर आ जाएगा और जेड का डिफरेंशिएशन 1। इसके केस में भी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और जेड का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। सेम अगर हम लोग निकालना चाहें, डेल बाई डेल जेड तो निकल गया, इसको अब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहें तब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर अब कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर वाई स्क्वायर कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर
वाई क्यूब कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे वेक्टर का, जिसमें हर एक कंपोनेंट को हमको डिफरेंशिएट करके चलना है। बस ये चीज यहाँ पर बताने का ही मकसद था, जो कि काफी यूजुअल है, इसमें कोई स्ट्रेंज चीज नहीं है ना। अब नेक्स्ट हम लोग जो आते हैं, जो कि नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज ये क्या कहता है, अ पार्टिकल मूव्स along the curve x equal to 2t square, y equal to t square minus 4t, z equal to t minus 5, where t is time। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एक जो डिफरेंस है उसी के कारण इसको हम इस क्वेश्चन को लेना पड़ा। द कंपोनेंट्स ऑफ velocity and acceleration at time t equal to 1। यहां तक तो सेम है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि कंपोनेंट निकालना है इन दी डायरेक्शन i माइनस 2j प्लस 2k। एक अलग सा वेक्टर दिया हुआ है जिसके डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगा उसका कंपोनेंट निकालना है। इसी तरह से एक्सेलरेशन जो t इक्वल टू 1 पे आएगा उसका कंपोनेंट हमको इस वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है। i माइनस 2j प्लस 2k के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा उसे हमको निकालना है। तो कंपोनेंट निकालने के लिए प्रोजेक्शन का हम लोग हेल्प लेंगे, है ना। कि प्रोजेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं कि अगर v हमारा वेलोसिटी निकल गया, हमको a पर प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन a, ये क्या हो जाएगा, v डॉट a डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ a। ठीक है, तो ये हमारा कंपोनेंट निकल जाएगा कि v का जो है कि a के डायरेक्शन में कितना वैल्यू है। ठीक है, कितना ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ए के डायरेक्शन में भी वेलोसिटी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कंपोनेंट हमारा प्रोजेक्शन से निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आर वेक्टर क्या है हमारा, 2t स्क्वायर आई प्लस टी स्क्वायर माइनस 4tj, फिर माइनस टी माइनस 5, है ना, माइनस टी माइनस 5k। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए 4ti प्लस इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए 2t माइनस 4j, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो माइनस k। t का डिफ्रेंशिएशन 1, 5 का डिफ्रेंशिएशन 0। अब हमको किस पे निकालना है, t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी निकालना है। एट t इक्वल टू 1 ये कितना आ जाएगा, t का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4i प्लस 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -2, -2j माइनस k, इतना आ गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ v इन द डायरेक्शन ऑफ, ये वेक्टर हमारा दिया हुआ है i माइनस 2j प्लस 2k। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इक्वल टू v डॉट
I minus 2j plus 2k divided by modulus of I minus 2j plus 2k। ठीक है, तो v का वैल्यू क्या है हमारा 4i, ये 4 है, 4i minus 2j minus k dot I minus 2j plus 2k एंड डिवाइडेड बाय मॉडुलस का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट के लिए i के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1 प्लस j के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ क्रॉस नहीं लिखते हैं हम, अच्छा लिख दिए कोई बात नहीं, -1 इंटू 2। ठीक है, इसका मतलब समझिए मल्टीप्लीकेशन, नॉट ए क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 1, तो 9 हो जाएगा ये। अब इसका वैल्यू कितना आ गया 4, ये भी 4 हो जाएगा, 8 हो गया, -2 मीन्स 6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 2 आ गया। इसी तरह से एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकाल लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको बाद में लिया जाएगा। अभी एक प्रॉपर्टी लिखिए, इसको थ्योरम के रूप में लिख लेते हैं। सपोज ए वेक्टर हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, देन क्या कहता है, ए डॉट da बाई dt इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ए हमारा परपेंडिकुलर है da बाई dt के। ठीक है, व्हेन da बाई dt मॉडुलस ऑफ da बाई dt इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो कैसे देखेंगे हम लोग, ए हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ए का जो मैग्नीट्यूड है ये कांस्टेंट है, तो स्क्वायर कर दीजिए तो भी क्या आएगा, एक कांस्टेंट ही आएगा, है ना। सी का स्क्वायर क्या है, एक कांस्टेंट है। अब ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ए डॉट ए लिख सकते हैं। अब क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा। अब फॉर्मूला अगर हम लोग लगाते हैं तो ए को छोड़ दीजिए, ठीक है, सेकेंड ए का डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट ए का डिफरेंशिएशन, और फिर सेकेंड ए को छोड़ देते हैं। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2a डॉट da बाई dt इक्वल टू 0। ये 0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कहते हैं कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है जब da बाई dt का मॉडुलस 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो दो वेक्टर a डॉट b का वैल्यू क्या होता है, a मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos थीटा, है ना। अगर मॉडुलस ऑफ b 0 हो गया तब तो cos थीटा का कोई मीनिंग नहीं है ना, कि थीटा हमारा कुछ भी होगा तो ये वैल्यू 0 आएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब b का मॉडुलस का वैल्यू 0 नहीं है
इसमें a के साथ भी सेम कंडीशन है, मॉड ऑफ a शुड आल्सो नॉट बी 0। ठीक है, तो b का मॉडुलस जब 0 नहीं है और तब a डॉट b का वैल्यू अगर 0 आ रहा है, कहने का मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, a is perpendicular to dA by dt when this is not equal to 0। इसका रिवर्स इम्प्लीकेशन भी ट्रू है ना, कि अगर हम कहें कि दो a और dA by dt परपेंडिकुलर हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि a का मॉडुलस कांस्टेंट होगा। ठीक है, रिवर्स इम्प्लीकेशन भी इसका ट्रू है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे ग्रेडियंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 क्वेश्चन आया हुआ है सिर्फ डेफिनेशन से, है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन सिर्फ डेफिनेशन से, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। नेक्स्ट डे ये हमारा रहेगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।